This is A.K. Astani from Smart VRC Bhopal. Today's topic is finding story from numbers. स्टोरी, किस बात की स्टोरी की हम बात कर रहे हैं? एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी, एक कंपनी की स्टोरी जो उसे एक नई राह पे ले जाएगी, जो आने वाले समय में वो कंपनी को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जो उसके साथ एसोसिएटेड इन्वेस्टर्स को के लिए बहुत पैसा बनाएगी, बहुत पैसा बना सकती है। एक ऐसी स्टोरी जो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को पूरी तरीके से बदल सकती है। अगर आपको लाइफ टाइम में ऐसी 10 स्टोरीज भी मिल जाती है, यू हैव डन इट। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद द रिटर्न्स। दैट इज द काइंड ऑफ स्टोरी वी आर लुकिंग फॉर। कौन सी कहानियों की हम बात कर रहे हैं और ये ऐसी कहानियां कैसे मिलती हैं और कहाँ मिलती है? एक सिंपल रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर है। दिस स्टोरी गोज बैक टू मिड ऑफ 2000, 2004-2005 की बात होगी। मैंने अपने पूरे घर का रिनोवेशन करवाया और जब रिनोवेशन करवाया तो उसमें सारे स्विचेस और सारे फैन रेगुलेटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स रिप्लेस्ड। और जब रिप्लेस करने गया मैं शॉप पे, वो शॉपकीपर वाज नोन टू मी एंड वी हैड गुड रिलेशंस। तो उनको मैंने बोला कि मेरे को ऐसा स्विचेस चाहिए और एंकर के स्विचेस चाहिए। ही सेड कि ए न्यू कंपनी हैज कम, और उन्होंने मुझे ये बताया स्विच कंपनी का नाम था हेवेल्स एंड उन्होंने मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया। आई वाज बिट हेजिटेंट क्योंकि आफ्टर ऑल ये स्विचेस ऐसे होते हैं कि स्विच की कीमत उतनी नहीं होती है जितना कि रिप्लेस करने में टाइम जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप एंकर के ही दीजिए। लेकिन वो बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे कहा और कहा कि यू टेक इट एंड आई टेक द गारंटी, और ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ले ली वो स्विचेस और अपने घर में लगाया। करीब 2-3 साल के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच खराब हो गई। ये जो आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, ये जो रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर, ये खराब हो गया। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसकी वारंटी सिर्फ 6 महीने की होती है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, और ये तो सभी स्विचेस के साथ होता है। एंड स्लोली मेरे घर के करीब 12 स्विचेस ऐसे थे, सभी खराब हो गए। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगेन बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम आई कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन फिर भी मुझे एक बार लगा कि आई शुड राइट टू द कंपनी, और मैंने उनको एक सिंपल मेल किया। एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज मुझे वहां से रिप्लाई आया नेक्स्ट डे कि आपने कितने स्विचेस खरीदे हैं? ऐसे 12। कितने खराब? करीब 7-8 तो खराब हो गए, बाकी के 3-4 हैं जो 1-2 नंबर पर नहीं चलते हैं, लेकिन बाकी हम काम चला लेंगे। 7-8 तो खराब हो गए हैं। देन ही सेड कि माय टेक्नीशियन विल कम एंड ही विल रिप्लेस ऑल द स्विचेस। सरप्राइज्ड, अनबिलीवेबल। मुझे लगा कि पूरे स्विचेस रिप्लेस कर देंगे, कंसीडरिंग दैट कि ऑल द स्विचेस आर आउट ऑफ वारंटी। एंड इट हैपेंड, नेक्स्ट डे उनका टेक्नीशियन आया और उन्होंने पूरी फिटिंग देखी एंड उन्होंने कहा कि सर, एक्चुअली हमें जो प्लेट होती है, मॉड्यूलर प्लेट होती है, उसकी फिटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्विच और जो नया क्वालिटी का स्विच आया है, अच्छा बेटर स्विच आया है, उसकी फिटिंग में डिफरेंस है। सो ही मॉडिफाइड ऑल दोज फिटिंग्स और नया स्विच लगाया उन्होंने। नया स्विच लगाया एंड देन उन्होंने पूरा चेक कराया और आई वाज सेटिस्फाइड, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। ये ऐसी कौन सी कंपनी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वारंटी ओवर होने के बावजूद भी आपने स्विचेस रिप्लेस की? देन विदाउट एनी सेकंड थॉट आई परचेज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, और मेरे स्विचेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और शेयर प्राइस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू दिस शेयर प्राइस इज दैट from the level of about 50-60 rupees as on 1st January 2008, और जनवरी 2008 में we know very well, we all know very well कि crash was about to happen। वो टाइम में शेयर प्राइस जो है
करीब करीब यहाँ पे हम देख रहे हैं करीब 70 रुपीज चल रहा था, एंड इवन टुडे इतना मार्केट गिरने के बाद भी stock is about 550. This share price chart from 1st January 2008 to till today. So this is the story. ये एक कहानी होती है जिसमें कि आपको कुछ ज्यादा फंडामेंटल नहीं देखना होता है, जो कि एक बिगिनिंग स्टेज में होती है, और आप उससे काफी लाभान्वित हो सकते हैं. This is the story of Bajaj Finance. 1st January 2001 till today. Today the price is something about 2300 rupees. 1st January 2001, maybe about 15-20 rupees. We were able to spot the story in 2008, somewhat out here. Here we were able to spot. This story कैसे आई, कहाँ से आई? Of course, we recommended this stock here also. Here, this may be somewhat about 2003 or 4. But that time we were not knowing that story is going to unfold like this. Here there was something very great happened, and despite this company being in operation from long time, from so many years, the profits and sales were not going in any particular direction. For a couple of years it was going up, for the next couple of years going down, and then something happened in 2008-9 wherein there was a restructuring in the family. और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि एक बार फुल रिस्पांसिबिलिटी मिलने के बाद जो उनके नए सीईओ है, उन्होंने टोटल स्टोरी चेंज कर दी. एंड दिस ऑल दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस. 2010-11 के बाद से लेके, इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यू कैन मेक आउट फ्रॉम द नंबर्स से हमें पता चल रहा था कि देयर इज गोइंग टू बी समथिंग एक्सप्लोसिव, एंड दिस हैपेंड within a short duration. Stock has multiplied by many times, 50-60 times within a duration of last 9-10 years. We are looking for such. This is GMM Fowler. Again, we were able to spot with confidence only here only, and then we have recommended this stock in the past also. Consistently, its performance is on the upswing, and even during the recent crash, stock came down to 2000 rupees, a little below to 2000 rupees, and now again stock is about 3000 rupees. 50% gains during last 15-20 days. Why? There is a story. Look for that story. Find that story. Where is that story? स्टोरीज जो है अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग हो सकती है. जो बहुत छोटी कंपनी होती है उसके लिए स्टोरी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि जब बहुत छोटी कंपनी होती है उसको मीडियम साइज मिड साइज कंपनी में बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, एंड दैट कैन बी रियली वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उतना ही वो रिवार्डिंग भी होता है. बट नॉर्मली आई अवॉइड वेरी स्मॉल कंपनीज इन द वेरी इनिशियल फेजेस. फोकस इज ऑलवेज ऑन दिस साइड, ग्रोथ. ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, छोटी कंपनी भी ग्रो कर सकती है, लेकिन मेरा जो फोकस रहता है ultimately it is on the growth, whether irrespective of the size. Bajaj Finance is a big company, but it is growing. HDFC Bank has become very big company from Indian standard, of course, and still it is growing. It is growing at a very good pace. There are companies very near to the maturity phase. Those companies are also there which are growing, लेकिन उनका rate of growth थोड़ा कम रहता है. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कितनी ग्रोथ चाहते हैं या कितनी सेफ्टी चाहते हैं अपने रिटर्न्स की, एंड देन वी कैन पिक अकॉर्डिंगली. देयर इज अनदर पिक्चर जो अलग अलग तरह के प्लांट्स को और ट्री को डिपिक्ट कर रहा है. जो ऊपर वाला पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं प्लांट पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, और उसमें कोई फ्रूट नहीं था, कोई फल नहीं था, and all of a sudden there were a lot of fruits and trees and branches growing over here. और एक नीचे एक दूसरा पिक है, इसमें आप देखेंगे कि जब प्लांट छोटा था तभी से उसमें फ्रूट्स थे. ओके, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्लांट भी बड़ा होता गया और जो फ्रूट्स थे वो भी बढ़ते चले गए. तो इसमें है कि प्लांट बड़ा होता गया यानी कि सेल्स बढ़ती गई और साथ में रिटर्न्स भी बढ़ते गए, डिविडेंड भी बढ़ते चले गए. तो दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स, धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं और
उनके रिटर्न्स भी बढ़ते जाते हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जाते हैं। ऊपर वाले इज ए काइंड ऑफ ए हिडन स्टॉक, वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक्स में क्या होता है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है एंड हमें बाहर से पता नहीं चलता है, और ऑल ऑफ ए सडन एकदम से वैल्यू इमर्ज होती है और स्टॉक ड्रॉप करेगा। आइडेंटिफाइंग दीज स्टॉक्स इज बिट डिफिकल्ट, बट ऐसे हमारे बहुत सारे स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो कि हम मेयरली नंबर से या मेयरली हमारे हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। स्टोरी भी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है कि देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स और देयर इज अ चेंज इन द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके कारण स्टोरी बदल जाती है। कई बार होता है कि सब कुछ नॉर्मल है, एवरेज है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका इतना एकदम से बदल जाता है कि कंपनी को एकदम से हाईलाइट में आ जाता है। एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग लास्ट 2 years एंड मे बी लास्ट एंड बिफोर लास्ट ईयर। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं स्टील बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज होता है, उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। और सडनली जब चाइना ने ये डिसाइड किया कि हम फर्नेस रूट से स्टील नहीं बनाएंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम द पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से स्टील बनाने का वो शुरू हुआ और उसके कारण डिमांड एकदम से बढ़ गई। एंड लॉट ऑफ कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 6 या 7 कंपनीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और इंडिया में भी ऐसे 2 कंपनीज हैं, और इनकी शेयर प्राइस they multiplied like anything 50 times 60 times within a year or year and a half, and then suddenly demand थोड़ी सी टेपर अप हो गई और उनके शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से नीचे आ गए। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि कंपनी ने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया, कंपनी के अंदर से ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट, बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बदल गया। तो जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बदला है, हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि वेदर इट इज परमानेंट और इट इज ए टेम्पररी। तो एक्सटर्नल जो स्टोरीज होती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, उसपे रिटर्न्स भी बहुत हाई आते हैं, लेकिन बहुत रिस्की होती है, वेरी वेरी केयरफुल। स्टोरी ढूंढना इट इज लाइक ए ट्रेजर हंट। आपको बहुत सारे जगह पे जाके ढूंढना होगा, बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स जाके आपको ढूंढने होंगे, उसमें नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी। जब आप 10 कंपनी या 15 कंपनी में ऐसा करेंगे तब जाके आपको एक कंपनी ऐसी मिलेगी, और फिर अगर आप पूरा वैल्यूएशन करेंगे उसका, तो हो सकता है कि वो एक कंपनी का भी वैल्यूएशन आपको लगेगा कि नहीं, इट इज हाई प्राइस्ड। तो फर्स्ट थिंग इज फाइंडिंग ए स्टोरी। स्टोरी जब तक नहीं है तब तक जो भी आपको रिटर्न्स आएंगे वो सिर्फ जस्ट एक मार्केट के कारण आ सकते हैं या एक बहुत लो लेवल के रिटर्न्स। कंपनी के कारण अगर आपको कुछ रिटर्न्स चाहिए तो यू हैव टू फाइंड अ स्टोरी, अंदर क्या है, कहानी क्या है। मैंने यहाँ कंपनी का नाम नहीं लिखा है, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड अ स्टोरी फ्रॉम नंबर्स। ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19 टोटल 5 years का डेटा है। रेवेन्यूज have increased from 7961 to 10,000, 11,000, 13,000, 15,000, 18,000. Consistently, there is a rise in revenue. Okay, and interest cost भी बढ़ी। What about the depreciation? Depreciation has also increased 131 crore से 53, 89, 287, 338, 399. So depreciation has increased almost 3 times during these 5 years. This depreciation का क्या मतलब होता है? हमने कंपनी ने कोई नया प्लांट डाला है, एक्सपेंशन किया या एक्विजिशन किया, तो अगर कंपनी कंसिस्टेंटली एक्सपेंशन कर रही है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, इसका मतलब है कि इट इज अ पॉजिटिव साइन। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, राइट? So we will see the bottom line. Bottom line is 261, 347, 432, 558, 662, 670. Bottom line is also increasing. Equity capital is constant. Equity capital बढ़ी नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो पैसा दिया है, जो कंपनी ने जो पैसा लगाया है एक्सपेंशन के लिए, उसके अब 2 ही रूट बचे हैं। एक तो ये कि कंपनी ने लोन लिया होगा और हमें ऐसा दिख भी रहा है, अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ कंपनी ने लोन लिया है, और इंटरनल एक्रूअल्स भी होंगे। लेकिन अगर हम कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो 2019 में कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है 80 करोड़ का, जबकि उसका प्रॉफिट था 670 करोड़। सो नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत कम है इंटरेस्ट कॉस्ट, और प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, तो वी नीड नॉट हैव टू वरी कि लोन बहुत ज्यादा हो गया। हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं। दैट इज व्हाट आई एम कीप ऑन सेइंग।
कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सिंपल है, उसको एनालाइज करना, रिसर्च करना बहुत सिंपल है. डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स. फ्रॉम हियर इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर दैट कंपनी इज एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंशन इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल्स, जो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा बना रही है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो है, प्लस लिटिल बिट ऑफ डेब्ट. As you can see, operating profit margin is also rising. That means company is able, company के जो products हैं वो market में उनका price वो बढ़ा पा रही है. Still people are accepting it क्योंकि operating profit बढ़ने के बावजूद भी revenue बढ़ता है. So this is one more way of looking at the company's financials. So I hope आप इससे समझ गए कि मैं इससे क्या निकालना चाह रहा हूँ. Numbers speak. Now there is one more example. There is a different kind of example and very interesting. Now the data is for 6 years. And sales 4 crore से 688, 784, 828, 868, 886, 1080. अगर आप राइज देखेंगे तो 6 साल में डबल भी नहीं हुई. 6 साल में डबल भी नहीं हुई, यानी कि हार्डली 9% CAGR से सेल्स ग्रो हुई. नॉट अ बिग डील. जब इन्फ्लेशन ही उस समय के आसपास करीब 5% रहा हो, तो अगर आप 9% से सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. इंटरेस्ट कॉस्ट 14 crore, 16 crore, 10, 9, 6, 10, 14. Not going anywhere. बीच में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा सा राइज हो गया. Okay. Then comes the depreciation. Depreciation is also showing the same trend जैसा इंटरेस्ट कॉस्ट दिखा रहा है. इसका मतलब है कि कंपनी ना कोई एक्सपेंशन कर रही है, ना कोई एक्विजिशन कर रही है, ना ही कोई लोन रीपे कर रही है ज्यादा. Then what that company is doing. Coming to the tax part. टैक्स पार्ट 9 करोड़ से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है एंड 56 करोड़. वाह, दैट मींस कंपनी इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, तभी इतना टैक्स दे रही है कंपनी. अब हम प्रॉफिट देखेंगे 25 करोड़, 27 करोड़, 43 करोड़, 62 करोड़, 83 करोड़, 105 करोड़, 126 करोड़. वाह, नेट प्रॉफिट हैज मल्टीप्लाइड 5 times ड्यूरिंग लास्ट 6 years. सोचने वाली बात यह है कि जब सेल्स अगर सिर्फ 70% या 80% बढ़ी है, 70% बढ़ी है तो 6 साल में, तो नेट प्रॉफिट 5 times कैसे इंक्रीज हो? वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इक्विटी के बारे में हम और बात करेंगे. इक्विटी 24 करोड़ से 22 करोड़ हो गई. ओ, कम हो गई इक्विटी. इक्विटी कम कैसे हो सकती है? इक्विटी कम होने का जो मेन सोर्स है वो एक ही हो सकता है, बाईबैक ऑफ शेयर्स. आप जब इसके ट्रैक रिकॉर्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, कंपनी हैज अंडरटेकन बाईबैक ऑफ शेयर्स हियर. तो कंपनी प्रॉफिट भी इतना बढ़ता जा रहा है और बाईबैक भी कर रही है. यहाँ पे बाईबैक किया है, दैट मींस कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. एंड आफ्टर दैट देयर इज नो इंक्रीज इन इक्विटी. ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनी कोई एक्सपेंशन भी नहीं कर रही है, तो कंपनी को पैसे की जरूरत भी नहीं. EPS has increased much more than net profit because of their decline in equity. 10 से 57 हो गए, 57. 5.7 times multiplied EPS in last 6 years. And dividend is there, 25% से बढ़ के वो 50%. कंपनी डिविडेंड दे रही है, यानी कि कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, रियल प्रॉफिट्स, बिकॉज एज आई सेड, डिविडेंड इज द ओनली कैश व्हिच फ्लोज फ्रॉम कंपनी टू शेयरहोल्डर. फैंटास्टिक कंपनी. तो कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि सेल्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा है? कैन यू इमेजिन? कंपनी इज चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स. जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स है वो कंपनी धीरे धीरे बंद करती आ रही है और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया है. एंड दैट इज हाउ कंपनी इज एबल टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट मार्जिन. यहाँ पे आप देखेंगे 604 करोड़ पे 25 करोड़ का प्रॉफिट है. तो व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन? हार्डली 4%. यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन 4%, और यहाँ 1000 करोड़ पे 126 करोड़ का प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट मार्जिन्स आर 12.6%. Profit margins are rising exponentially fast. This is another type of company. Numbers speak. Story अभी end नहीं हुई है. Okay, numbers speak. Number बोलते हैं. आपको चाहिए कि आपको सुनना चाहिए. वो numbers कैसे सुन रहे हैं? क्या हो रहा है? Depreciation हो रहा है? क्या हो रहा है कंपनी में? इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिप्रीशिएशन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रही है?
कि सेल्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्यों हो रही है, नंबर्स को आप कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड मैनी मैनी न्यू थिंग्स, अच्छे अच्छे आपको इंसाइट्स मिलेंगे. नाउ देयर इज वन मोर कमेंट, देयर इज आल्सो अ वेरी गुड इंटररिलेशन. आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा. 2009 से लेके 2013 तक क्या हुआ इस कंपनी. सेल्स 254 करोड़ से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई 680 करोड़, so more than double. Interest cost 15, 16, 11, 15, 17, almost no change. इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है. ऐसा कोई कंपनी ने बहुत ज्यादा कहीं लोन नहीं लिया है, ना ही कोई बहुत पे किया है, बट ओवरऑल इज कंसिस्टेंट. व्हाट अबाउट द डेप्रिसिएशन? 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गया है 4 साल. डेप्रिसिएशन हैज डबल्ड. तो कंपनी इज एक्सपेंडिंग. या तो कंपनी ने एक्सपेंड किया या एक्विजिशन किया. व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट? 5 करोड़ टू 30 करोड़. वाह, 6 टाइम्स. 4 साल में 6 गुना मल्टीप्लाई हो गया है प्रॉफिट. नेचुरल है, इसका पार्ट क्रेडिट गोज टू द एक्सपेंशन. कंपनी ने बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन किया है और उसका बेनिफिट सेल्स में भी हमको दिख रहा है. इट इज मोर देन 100% इंक्रीज इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में बहुत जबरदस्त जंप आया. तो कंपनी ने ये एक्सपेंशन किया है, तो ये पैसा कहां से आया? नाउ देयर आर कपल ऑफ वेज. जैसा आपको मैंने बताया, लोन लिया गया कंपनी ने नहीं लिया है. यहां से हमको दिख रहा है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल स्टेबल है और इंटरेस्ट कॉस्ट पे कोई जंप नहीं है. दैट मींस कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया. सो फ्रॉम वेयर दैट मनी केम? दैट मनी केम फ्रॉम द प्रॉफिट्स, फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. नॉट ओनली, मतलब सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं किया कंपनी ने, बल्कि कंपनी ने डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया. जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही थी, उसने 15%, 20%, 20% ऐसा डिविडेंड दिया. ऐसी स्टोरी को ढूंढिए. ये स्टोरी में बहुत पोटेंशियल होता है. And this story will give you returns of the order of 300%, 400% in just a couple of years. Now what happened next? अगले 2 साल में क्या हुआ? अगले 2 साल में सेल्स फिर से करीब 80% बढ़ गई. Here it was 680 crores, now it is 12, 13 crores. What about the interest? Interest भी डबल हो गया. इसका मतलब है कि कंपनी ने अभी लोन लिया है. And this is also evident from the depreciation, जो 20 करोड़ से सीधे 50 करोड़ हो गए. कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया. दैट इज व्हाई जब एक्सपेंशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा. डेप्रिसिएशन हैज इंक्रीज्ड बाय 150%. का मतलब है, और सेल्स जो है सिर्फ डबल हुई है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया. डबल तो नहीं हुआ, डबल से थोड़ा सा कम बढ़ा. इक्विटी नहीं बढ़ी. दैट मींस कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया. एंड द डिविडेंड हैज जंप फ्रॉम 20% टू 50%. व्हाट इट शोज? कंपनी ने लोन लिया है, उसके बावजूद भी कंपनी ने डिविडेंड बढ़ा दिया. दैट मींस company is very optimistic of its future. Now what happened next? Sales didn't grow to that height. फिर 2 साल में यहाँ 80% बढ़ी थी. अगले 2 साल में 10% या 15%. यहाँ पे 10%, यहाँ 15% है. Interest costs is okay. There was a spike, but then it reduced. Depreciation again increased. 50% से 50 करोड़ से 72 करोड़ हो गए. Almost 40% up. Right? Net profit, net profit 50% up. So what has happened here? आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है. सेल्स उतनी नहीं बढ़ी है जितनी की प्रॉफिट बढ़ गई. So there are two things. One is कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ा दिया, वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रही है. दूसरा ये है कि जब कंपनी एक्सपेंशन कर दी है तो उसके जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो एडवांटेज मिलता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, इमीडिएटली नहीं मिलता है. इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट्स थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगता है. सेल्स तो बढ़ आती है लेकिन प्रॉफिट को जंप होने में, थोड़ा प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. एंड देयर इज वन मोर थिंग. यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसा लगता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट किया. दैट इज व्हाई द इक्विटी हैज इंक्रीज्ड, बट डिविडेंड अगेन जंप 50% to 90%. Fantastic story, and story is still continuing. ये कंपनी ने जब इसका शेयर प्राइस करीब 140-150 रुपए चल रहा था, तभी करीब कुछ ऑफ मंथ्स बैक कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि कंपनी बायबैक करने जा रही है रेट ऑफ 200 रुपीस. फैंटास्टिक. ऐसी स्टोरीज ढूंढती है.
These are the stories which can take your returns, take your portfolio returns to new high. आपके पोर्टफोलियो में अगर 15 स्टॉक हैं और 2-3 भी ऐसे स्टॉक उसमें ऐड हो जाएं, तो जो रेस्ट जो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनसे कहीं ज्यादा इनको कंपनसेट कर। दीज आर द स्टोरीज यू शुड लुक फॉर। ऐसी स्टोरीज के बारे में देखते रहिए। और ये सारा डेटा मैंने आपको बताया था बीएससी वेबसाइट में, बीएससी वेबसाइट को कैसे सर्व करना है, उसमें ये सारे डेटा आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए बीएससी वेबसाइट पे प्लेस है जहाँ पे आपको ये देखना है। This we have come to the end of today's presentation. Hope आपको ये पसंद आया होगा। Very easy and very simple to hear. सुनने में बड़ा आसान लगा होगा। No calculations and nothing. Just आपको numbers देखने हैं, numbers track करना है और business में correlation निकालना है different parameters के बीच में। Thank you.